और अब सीधे लेके चलते हैं आपके इंदौर, जहां पर तिरंगा यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। इंदौर में हम जब जो मांगते हैं, जब जो आग्रह करते हैं, हम सबको देते हैं। मैं आप सब पत्रकार साथियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और माइक सीधे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से को देता हूं। आप एक बार जोरदार कर्तन ध्वनि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर दीजिए। पहली बार क्या देखो, अध्यक्ष का नाम तो अध्यक्ष का आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मंच पर मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद जी, महापौर जी, माननीय विधायक रमेश मंजुला जी, माननीय मधु भैया, मालिनी भरी, गोलू शुक्ला जी, इस अवसर पर हमारे ग्रामीण जिलाध्यक्ष भी हैं, ग्रामीण जिलाध्यक्ष बिंदु भाई, कैलाश भैया, नीतू भाई मराठी, भरत भाई, जैसा शर्मा जी, मेरी अपनी ओर से आप सबका स्वागत, अभिनंदन। वैसे तो इस प्रेस वार्ता में मेरे को कुछ बोलने से ज़्यादा आपने सबने दिखाया है जिस प्रकार से इंदौर के लोगों का अपना जो गौरव है, इंदौर के लोगों का जो अपना एक निराला अंदाज है कि जो काम करता है इंदौर ठोक के करता, डूब के करता, आनंद के साथ करता। और ये कई कारणों से मालवा के हमारी गौरवशाली परंपराओं की नगरी है। जब अभी से कुछ समय पहले हमने इसी राजवाड़ा के अंदर महारानी अहिल्याबाई का ये जो शताब्दी वर्ष मनाया था और उसका जो आनंद लिया था, हम सब जानते हैं। राजवाड़ा में पहली बार कैबिनेट भी हुई और जिस प्रकार का 300वीं जयंती का उनका जो आनंद बना है, मैं आज के इस अवसर पर उसी की एक आज संयोग भी है। जब हर घर तिरंगे का अभियान से जब हम लगातार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कर रहे हैं, ऐसे में आज अहिल्या माता की पुण्यतिथि भी है। मैं उनको नमन करता हूँ। उनके किए गए कामों को जीवन भर प्रदेश और देशवासी कभी भूलेंगे नहीं। हमारी सरकार भी विरासत से विकास की ओर बढ़ रही है, तो विकास के मामले में जिस प्रकार से एक के बाद एक हमारी सरकार ने कदम उठाने चालू किए, खास करके रोजगार आधारित उद्योगों को लेकर के हमारी सरकार के गठन के बाद हमने लगातार ठोस कदम उठाए हैं, जिनके कारण से राज्य ने बहुत तेजी से अलग अलग सेक्टर में अपनी पहचान बनाना प्रारंभ की। लेकिन आज का अवसर तो घर घर तिरंगे का, हमारी विकास की बातें तो करेंगे, लेकिन ये 15 अगस्त का हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का ये अद्भुत अवसर है। इस अवसर पे आज से लगा के परसों तक कुल 48 घंटे हमारे बीच में रहे, लेकिन 48 घंटे के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से ऑपरेशन तिरंगा चला करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी आतंकवादियों के खिलाफ भारत में दृढ़ता के साथ जिस प्रकार से पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया, और अभी हम रोज कमोबेश इन सारी बातों के दौर से गुजर रहे हैं। जब यशस्वी प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से भाषण अपनी द्वारा जो वो बात रख रहे हैं, तो प्रत्येक भाषण में वो अपने देश को आह्वान भी करना, स्वदेशी के लिए देश को आह्वान करना, भविष्य में होने वाली कोई भी चुनौती में एकजुटता के लिए। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने नागरिकों के साथ ऑपरेशन तिरंगे के एक तरह से ऑपरेशन तिरंगे की अगली कड़ी में देश के दुश्मन कहीं से भी कोई चुनौती दे तो देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश सदैव भारत के साथ खड़ा रहता है। आज के इस अवसर पर हमने अपने लगातार अभियान चलाए, जैसे आज मैं यहाँ आपके बीच में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। परसों में ग्वालियर में ऑपरेशन तिरंगा के अभियान के अंतर्गत घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा में ग्वालियर में था। कल भोपाल हमारी राजधानी में अलग अलग तिरंगा यात्राएं निकलेगी और परसों का झंडा वंदन का कार्यक्रम एक बार फिर पूरे देश और प्रदेश में होगा, जो दुनिया देखेगी। हम सब जान रहे हैं कि बदलते दौर में बहुत सारी परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती जा रही, और तेजी से बदलती परिस्थिति में बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को अपने इस प्रकार के घटनाक्रम, जैसे एक तरफ तो देश तिरंगा और सेनाओं को समर्पित पूरा वातावरण बना हुआ है, लेकिन अभी भी बजाय इस प्रकार के राष्ट्रभक्ति के माहौल के उनको राजनीति करने से वो बाज नहीं आ रहे। एक एक करके वो सारे कदम उठाते जा रहे, जिस कारण से कांग्रेस को अतीत में अपनी गलतियों की सजा
उनको सत्ताएं खो करके अपनी व्यवस्थाओं से बाहर होना पड़ा। आप कभी कल्पना करें 2014 के पहले जिस पार्टी ने लगातार 10 साल तक इस दौर में 20वीं शताब्दी में याद राज्य किया था, उसके पहले लगातार लंबे समय तक वो शासन में रहे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं, वो चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, वो देश की सेनाओं का अपमान करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। अगर आप इन पे प्रश्न उठाओगे तो आगे लोकतंत्र को कैसे बचाओगे? चुनाव आयोग के द्वारा बुलाने पर अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप जाकर के मिलो, आप शपथ पत्र दो। चुनाव आयोग की अपनी एक प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं जाएंगे और सड़क पे हंगामा करेंगे। ये उसी प्रकार से जैसे वातावरण बनाया था, आपने देखा होगा, चौकीदार चौकीदार करके जो बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने मुंह की खाई थी। चौकीदार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांग करके वो बाहर आए थे। एक के बाद एक अपनी पार्टी के जनाधार को बनाने के लिए जिस प्रकार से वो माहौल बना रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि 15 अगस्त की इस अच्छी वेला में कम से कम ये पूरे अभियान में शामिल हो और बाद में राजनीति करना तो जरूर करें, लेकिन वो ऐसा न करे जिसके कारण से लोकतंत्र खतरे में हो जाए और हमारे दुश्मनों की बातचीत खुली खिल जाए। वो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं राहुल गांधी इस तरह की टिप्पणी करते हैं और पास के पाकिस्तान में मिठाई बढ़ती है। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। जब डोकलाम का मामला हुआ हो, बाद में कोई भी अभियान सेना ने चलाया, वो सबूत मांग के दिखाई देते। देश की जनता सब खुली आंखों से देख रही है और लोकतंत्र की ये पहचान भी होती है। आपने अपनी बात कही, भाजपा ने अपनी बात कही, हर दल अपनी बात कहेगा, लेकिन बात को कहने के बाद जब रिजल्ट आया तो सिर झुका करके भाजपा भी वो पार्टी है जिसके नेता ने अपोजिशन के पद को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 50 साल तक अपोजिशन में रह करके अपनी भूमिका अदा की। अभी तो 10 ही साल हुए और 10 साल में ये जिस ढंग से कपड़े फाड़ रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा राहुल गांधी जी से और उनकी पार्टी के नेताओं से, वे अभी भी अपने को यथार्थ में जीने की आदत डालें, जनता के लिए वो काम करना सीखे, विरोध दल की ढंग से भूमिका निभाए। केवल संविधान की पुस्तक लहराने से काम नहीं चलेगा, संविधान के अंतर्निहित भावनाओं के आधार पर अपना आचरण भी करें। और अतीत में 100 बार उनकी पार्टी ने संविधान संशोधन करके संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया था। वो किए गए पापों के लिए अपने आप को क्षमा मांगे। मैं आज के अवसर पर जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा कि हम कुल मिलाकर के घर का तिरंगा हर घर तिरंगे के अभियान के अंतर्गत आए, इसलिए राजनीति न करते हुए विकास परक एजेंडे को लेकर के हम हमारी सरकार के साथ लगातार चल रहे हैं और हमें संतोष इस बात का जिस प्रकार का वातावरण देश और दुनिया में बना हुआ है। भारत अपनी तीसरी आर्थिक ताकत बनने के लिए से प्रधानमंत्री जी ने कहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरी आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ते हुए 2047 तक सिरमौर बनने के लिए, भारत को दुनिया के अंदर आदर्श राज्य बनाने के लिए वो भूमिका के लिए हम सब सन्नद्ध हो जाएं। इसी भाव के आधार पर हम सब काम करते रहेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपका धन्यवाद। राहुल गांधी चुनाव में पेश हुए थे गोडसे के मामले में, वहाँ उन्होंने बयान दिया है कि ये जो लोग हैं जिनने शिकायत की है, ये गोडसे के परिजन और इन लोगों से मुझे खतरा है, मुझे हानि पहुंचा सकते हैं, उनके दूसरे के। आपने बोल दिया ना, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ। ये वही गलतियां हैं जिसके कारण से राहुल गांधी को बार बार माफी मांगना पड़ेगी। उनके परदादा, नाना, पापा सब माफी मांगते रहे। ये आजादी के तुरंत बाद जिस ढंग से उन्होंने इस प्रकार के विषय को राजनीतिक तरजीह दी थी, एक अपराध की घटना थी जिसकी सजा हुई जिनको देना था। उसके बाद उन सारी बातों को लेकर के केवल वोट की राजनीति करना ये कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। बहुत अच्छा, ये बात सही है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी 16 अगस्त को आ रही और ये भी कमोबेश कई विद्वानों ने मुझे कहा और हम भी इसको देखते हैं कि सच्चे अर्थों में तो भगवान कृष्ण ने भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी।
ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि कंस को मारने के बाद उसकी सत्ता को खुद ने अपनी कुर्सी समझी और उनके पिताश्री को उग्रसेन को राज्य दिलाया। दूसरी बार महाभारत का भी बड़ा युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण ने स्वयं कोई सिंहासन नहीं दिया, उसमें युधिष्ठिर ने अपनी विजय प्राप्त की। ऐसे कई घटनाक्रम बताते हैं जिसमें भगवान कृष्ण ने धर्म की लड़ाई लड़ी। तो हम तो अतीत के भी गौरवशाली पक्ष को देखे, हमारे भगवान राम ने भी लंका जीत ली, लेकिन कुर्सी को महत्व नहीं